अलग कुंडली है। और वो अभी वैदिकी में भी क्लासेस लूंगा। मैंने कहा तो 5-6 ही है, बाकी कितनी भी हो जाएगी कोई बात नहीं है। तो आप उसमें आना तो मैं आपको बताऊंगा गोचर कैसे लगाते हैं। केपी का गोचर अच्छा। लगाने का तरीका अलग है। जो मैंने लास्ट टाइम बताया उसमें हम वही चीजें देखते हैं कि जैसे जुपिटर का गोचर देखना है तो हम देखेंगे जुपिटर किस राशि के अंदर है। अब उस राशि के ओके। जो स्वामी है उसकी स्क्रिप्ट बनाएंगे और उस हिसाब से देखेंगे, जो कि वैदिक में ऐसा फंडा बिल्कुल भी नहीं है। वैदिक का बिल्कुल ओके अलग सर। तरीका है जी। और थैंक किसी यू का सर, थैंक किसी का कोई क्वेश्चन? चलो हम शुरुआत करते हैं। तो मैं बिगिनिंग में थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। आज अब मैं हाउसेज डिस्कस करूंगा। आज हमने सारी चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा सब डिस्कस की हैं अभी तक, कि हम कैसे हाउस सिग्निफिकेशन देखते हैं, कैसे ग्रह सिग्निफिकेशन देखते हैं, और किस तरीके से हम स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। तो क्या करना होता है बेसिकली, हमें किसी भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट जब भी देखने हो, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं, इसके बाद हम भावों पे चलेंगे। तो सबसे पहला काम होता है, जिस भी भाव से रिलेटेड आपको रिजल्ट देखने हो, जिस भी काम से रिलेटेड आपको कुंडली को चेक करना है, तो जनरली मैं मैरिज को ही वो मान के चलता हूँ। तो सपोज सातवां सेवेंथ हाउस मेन हाउस है, और उसके सहायक भाव भी होते हैं एक दो, हेल्पिंग हाउसेस, अदर हाउसेस। तो हम क्या करते हैं, जो भी मेन हाउस है उसका हम सबसे पहले उस हाउस 12 हाउसेज की एक टेबल होती है जिसको हम कस्प टेबल बोलते हैं। उसमें उस पर्टिकुलर भाव का सब लॉर्ड निकाल लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं उसका कस्पल सब लॉर्ड। कस्पल सब लॉर्ड, अब ये कस्पल सब लॉर्ड मेन प्लेनेट हो गया उस भाव का। अब इस कस्पल सब लॉर्ड को लिख लेंगे। अब प्लेनेट वाली टेबल में जाकर इस कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड निकालेंगे, और उन तीनों को हमने नोट कर लिया, ये तीन प्लेनेट अब उस काम से रिलेटेड हो गए। जैसे मैरिज से रिलेटेड सेवेंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड निकाला नंबर 1। अब उस कस्पल सब लॉर्ड का प्लेनेट वाली टेबल में जाकर उसका हमने नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड निकाला, ये दूसरा। अब हम हाउस सिग्निफिकेशन टेबल में जाएंगे, प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल में, कि कौन सा प्लेनेट कौन कौन भावों को सिग्निफाई कर रहा है। तो वो जो तीन प्लेनेट आए थे वो जिन जिन भावों को सिग्निफाई कर रहे हैं वो हमने नोट कर लिए। ये हमारा पहला काम है। अब उस काम से रिलेटेड हाउसेज यदि आ रहे हैं वहां पर, जैसे मैरिज के केस में 2, 7, 11 आ रहे हैं, तीनों में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। एक या दो में भी आ रहे हैं तो भी हम उसको प्रॉमिस मानकर चलेंगे। तो उसकी हम प्रॉमिस की स्ट्रेंथ अब थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे। इसी तरीके से ये हमने सबसे पहले प्रॉमिस देखना होता है। फिर हम देखते हैं कि आपकी वो जब वो नेटिव हमारे पास आया तब हम उसका काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस समय पर उसकी विंशोत्तरी दशा देखते हैं। तो विंशोत्तरी दशा में हम सबसे पहले महादशा देखते हैं। डीबीए यूज करते हैं, दशा भुक्ति अंतर। डी मीन्स महादशा, बी मीन्स भुक्ति का मतलब अंतरदशा, और अंतर का मतलब यहाँ पे आपका प्रत्यांतर दशा होती है। तो हम महादशा को पिक कर लेते हैं, महादशा जिसकी ग्रह की चल रही है। अब उसका हम क्या करते हैं, महादशा जिस भी ग्रह की चल रही है उसका हम नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड नोट करते हैं, ये तीन आ गए। अब उसमें हम महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो किन किन हाउसेज को सिग्निफाई कर रहा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड किन किन को सिग्निफाई कर रहा है, उसका सब लॉर्ड किन किन को सिग्निफाई कर रहा है वो नोट कर लिए। और यदि उस काम से रिलेटेड हाउसेज वहां पर आ रहे हैं, जैसे मैरिज के केस में 2, 7, 11 आ रहे हैं, तीनों में आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। एटलीस्ट नहीं तो सब लॉर्ड में भी केवल आ जाते हैं तो वो भी काम करा देता है। नक्षत्र लॉर्ड में आ जाते हैं तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं रहती, और केवल उसी प्लेनेट के अंदर भी वो भाव आते हैं तभी भी 25% प्रोबेबिलिटी होती है। इस तरीके से मैंने बताया। अब दशा भी देख ली। अब इसी तरीके से आपको अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा भी देखनी है। जब तक सभी दशाएं आपकी उस चीज को जस्टिफाई नहीं करेंगी तब तक वो इवेंट उस पर्टिकुलर टाइम पर होगा नहीं। फिर हम ट्रांजिट की कंडीशन भी लगा लेंगे, अपने दशाएं लगाई, और ट्रांजिट की कंडीशन के मल्टीपल वेज हैं, अलग अलग तरीके हैं। लास्ट क्लास में मैंने 2 तरीके बताए थे, एक भार्गव सर भी एक चीज बता रहे थे, वो भी ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था हमें ईयर निकालना है तो हम क्या करते हैं, जुपिटर का ट्रांजिट देखते हैं। तो जुपिटर का ट्रांजिट का मैंने तरीका बताया था कि जुपिटर का हम वो किस साइन के अंदर है, जिस भी राशि में है उसके लॉर्ड की स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। यदि वो उसको सर्टिफाई कर रहा है तो उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर मैरिज हो जाएगी। यदि हमको मंथ देखना है तो हम सूर्य या सन की स्क्रिप्ट बनाएंगे। सन की स्क्रिप्ट किस तरीके से बनाएंगे, जिस समय पर हम टाइम निकाल रहे हैं उस समय पर सन किस राशि में है, उस राशि का जो लॉर्ड है उसकी हम स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, और उसकी स्क्रिप्ट में यदि वो हाउसेज आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड काम हो जाएगा। ये मैंने जस्ट ऐसे ही ब्रीफ में स्टार्टिंग में बता दिया है।
अब मैं यहाँ पर जो आज की क्लास में डिस्कस करूंगा वो पहला भाव डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट भाव से हम क्या क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं। आप लोग यदि कोई नोटबुक लेके बैठ सकते हैं तो और भी अच्छा है। वैसे मैं वीडियो अपलोड भी करूंगा, तो इसको ये सब चीजें याद करने वाली हैं जो आज की क्लास में आएंगी। समझने वाली चीजें हम ज्यादातर कर चुके हैं, अब याद करने वाली हैं, तो याद करने वाली चीजें बताऊंगा मैं अगली 5-7 क्लासेस में। अलग अलग हाउसेस से हम क्या देखते हैं, कौन सी चीज देखनी है तो किस तरीके से देखेंगे। इसके बाद हम कुंडली एनालिसिस करेंगे, मतलब उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि हम केपी का एक पर्टिकुलर बेसिक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मतलब वी कैन गिव प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो मैं अभी ये शेयर करूंगा। अभी फर्स्ट भाव से रिलेटेड अभी हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो फर्स्ट हाउस इन जनरल सभी लोग जानते हैं, पहले भाव को हम लग्न कहते हैं। लग्न से नेटिव के बारे में किन किन बातों का हम पता कर सकते हैं। वैसे हर एक हाउस के 100 से भी ज्यादा सिग्निफिकेशंस होते हैं, हर एक हाउस 100 से भी ज्यादा चीजें बताता है, मगर जो मेन है उनका हमें ध्यान रखना है और उन्हीं पे फोकस करना है। मेन के अलावा ध्यान नहीं रखना। बाकी तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आप उसको लिस्ट को अपने पास कहीं लिख के रखोगे, फिर देखोगे कि कौन से भाव से कौन सी चीजें देखी जाती हैं। सब याद रहना पॉसिबल नहीं है। जो प्रैक्टिकली फर्स्ट भाव जो काम आता है वो एक पर्सन की पर्सनैलिटी देखने के काम में आता है, व्यक्तित्व देखने के काम में आता है कि उसका देखना व्यक्तित्व कैसा है। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर एक बार बताया था कि आपको लोग कैसा देखते हैं, आपके बारे में लोग क्या महसूस करते हैं आपको देखकर, वो आपकी पर्सनैलिटी है। दूसरा होता है आपका शारीरिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है वो भी पता चलेगी। किसी की रोबस्ट होती है, बहुत अच्छी बिल्ट होती है, कोई बहुत थिन होता है, लीन होता है मतलब पतला होता है, कोई बहुत फैट होता है, मोटा होता है। ये शारीरिक संरचना का पार्ट है। तीसरी चीज उसकी हेल्थ। तो हेल्थ में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो लग्न है, क्योंकि लग्न आपका शरीर है, बॉडी है, आप है, तो आपकी हेल्थ भी लग्न ही बताएगी। साथ में चौथी जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आयु के आप बहुत सारे भाव पढ़े होंगे वैदिक के अंदर, हम तीसरा और आठवां भाव भी मानकर चलते हैं, मगर मेन जो हाउस इंपॉर्टेंट है वो लग्न है। पांचवा होता है जीवन के सुख, हैप्पीनेस इन लाइफ, और इसको सब लोग इग्नोर कर देते हैं। मेरा एक फंडा है जो मैं एस्ट्रोलॉजी में बताता हूँ, और जनरली मैं जो रूटीन में जो लोग बताते हैं वैसी उनके अलावा मैं बहुत सारी चीजें खुद भी सोचता हूँ और वैसा ही मैं बताता भी हूँ कि आप कभी भी किसी कुंडली को एनालाइज कर रहे हो, आपने यदि लग्न नहीं देखी तो आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, ये श्योर है। लग्न के बगैर आपकी जिंदगी का कोई भी इवेंट हो ही नहीं सकता, अच्छा हो बुरा हो। जीवन के सुख का मतलब यह है कि आपकी यदि लग्न चाहेगी तो ही आप जो भी काम करोगे उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी कुंडली के अंदर कितने ही स्ट्रॉन्ग राजयोग बने बैठे हो, कोई भी ग्रह अपनी राशि में, उच्च की राशि में कहीं भी बैठा हो, यदि आपकी लग्न कमजोर है, मतलब 5 एक्सोल्टेड प्लेनेट बैठे हैं आपकी कुंडली के अंदर और सभी केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं, और आपकी लग्न वीक है, मतलब लग्न पर मेलिफिक इन्फ्लुएंस है, और लग्नेश आपका गलत जगह जाकर बैठ गया, 6-8-12 में जाकर बैठ गया, आपकी लाइफ का कोई भी वो प्लेनेट आपको एक भी फल नहीं दे पाएगा। लग्न से इतना डिफरेंस होता है कि ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, यहीं से मतलब नहीं है इसका, क्योंकि मैं यहां पर थोड़ा टाइम लूंगा हर एक चीज पे, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है आप लोग भी सीख पाए। यदि मुझे कुछ पता है तो मैं आपको पूरी तरीके से बताऊं, इसलिए टाइम लगेगा, बोर ना हो, उसमें पेशेंस रखें। आपको होपफुली मेरी ऐसी उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये लगने पर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि जब भी आप किसी भी कुंडली को एनालाइज कर रहे हो, केपी के मैंने देखा है, केपी की एस्ट्रोलॉजी में क्या करेंगे, वो स्क्रिप्ट खोलेंगे और कस्पल सब लोड देखा, सब कुछ बताना शुरू कर दिया। यदि हम इस तरीके से चलेंगे तो हमारी कोई भी प्रेडिक्शन सही हो ही नहीं सकती। आपको हर काम के लिए लग्न को जरूर देखना है। लग्न को इसलिए देखना है, लग्न के ऊपर आपकी पूरी कुंडली की जिम्मेदारी है। जैसे हम शारीरिक रूप से कमजोर हैं, हम शारीरिक रूप से कमजोर हो गए, हमें इंडिया की टेस्ट क्रिकेट टीम के अंदर सेलेक्ट करा दिया किसी मिलने जुलने वाले में, हमसे दौड़ा ही नहीं जाएगा तो वहां पे कुछ परफॉर्म नहीं करेंगे, अगले मैच में हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। आपके राजयोग आपको उस स्थिति में पहुंचा देंगे। राजयोग का मतलब क्या होता है, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी,
आपकी कुंडली में सब कुछ अच्छा है तो आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेंगी, मगर आपकी लग्न कमजोर है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि हमें मौका नहीं मिलना एक अलग बात है, मगर मौका मिलने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलेगी। अब जैसे हमारी कुंडली के अंदर बहुत अच्छे बिजनेस के योग बन रहे हैं कि हम बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, 10th हाउस हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसमें सारे राजयोग बन रहे हैं, दशा भी उसकी आ गई, मगर आपकी लग्न कमजोर है तो आप बिजनेस करोगे, मगर करोगे कैसे? छोटी सी कोई दुकान खोल लोगे, बिजनेस तो फिर भी हो गया, क्योंकि आपकी लग्न वीक है, इसलिए आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे। तो आप ये माइंड के अंदर बिठा लीजिए, किसी भी तरीके की आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, चाहे आप केपी कर रहे हैं, चाहे वैदिक कर रहे हैं, तो आप यदि लग्न पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी हर एक तरह की प्रेडिक्शन का कोई मीनिंग नहीं है। आगे के किसी भी भाव को आप देखें या ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सबसे पहले हमें लग्न देखना है। तो आप सब लोग ये गांठ बांध लें कि आप जब भी किसी कुंडली को एनालाइज करते हो, अपने बच्चे की कुंडली को एनालाइज करते हो, किसी की भी कुंडली को एनालाइज करते हो, तो उस भाव पर सेकंड नंबर पर जाएंगे, पहले नंबर पर आप उसकी लग्न पर जाएंगे। यदि लग्न में, जीवन में यदि आपकी लग्न कमजोर है तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। आपकी लाइफ में थ्रू आउट लाइफ स्ट्रगल होना ही होना है। और यदि आपकी लग्न मजबूत है, स्ट्रोंग है, आपकी कुंडली में एक भी राजयोग नहीं है, आपके सारे प्लेनेट गलत भावों में जाकर बैठे हुए हैं, सब कुछ खराब हो रहा है, तभी भी आपको लग्न बचा के ले जाएगी, आपकी लाइफ कंफर्टेबल गुजर जाएगी। तो लग्न की इतनी इंपॉर्टेंस है कि वो आपका हार्ट है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्ट होता है, यदि आपका हार्ट मजबूत है तो आपकी सब कुछ मजबूत है, पूरी बॉडी सही चलेगी। और यदि वो वीक हो गया तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप सही तरीके से अपना लाइफ को नहीं गुजार सकते। नेक्स्ट आपका जो बताती है फर्स्ट हाउस, वो नैतिकता या मोरलिटी बताती है। और नैतिकता का आज के टाइम पर ज्यादा मीनिंग नहीं है, मगर फिर भी आप कितने नैतिक हो, मॉरल हो। वुमेन्स या लेडीज में नैतिकता एज कंपेयर टू मेल ज्यादा होती है। वो उनके अंदर ये होता है, अच्छे बुरे की ज्यादा सोचती हैं, मेल भी सोचते हैं, मैं नहीं कर रहा, पर इन जनरल मैंने देखा है कि वो इस चीज का बहुत ध्यान रखती है कि ये चीज सही है नहीं सही है। किसी दूसरे व्यक्ति को हम कुछ बोल देंगे, उसे बुरा लगेगा अच्छा लगेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब भी आप मॉरलिटी देख रहे हैं तो फीमेल और मेल, जब हम पूछते हैं ना किसी जातक से, पुरुष की कुंडली है, महिला की कुंडली है, तो इसमें बहुत ध्यान देना है आपको, उसकी लग्न को बड़े ध्यान से देखना है। तो लग्न को देखने में उसकी मॉरलिटी पता चलती है। मॉरलिटी का लेवल अलग अलग होता है मेल और फीमेल के अंदर। मेल के अंदर मोरलिटी ऑलरेडी काफी कम होती है, फीमेल के अंदर ऑलरेडी ज्यादा होती है। तो उन दोनों को अलग अलग नजरिए से देखेंगे जब भी कुंडली को एनालाइज कर रहे हैं। तो ये मैंने 6 मेन बातें बताई फर्स्ट भाव से रिलेटेड, और मैंने सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेस दिया कि आपकी लाइफ के अंदर जो लग्न है, आपकी लाइफ से रिलेटेड सभी इवेंट को वो गवर्न करता है, गवर्नर है, लाइक इज प्राइम मिनिस्टर, बाकी सब मंत्री है। लग्न आपकी प्राइम मिनिस्टर है आपकी कुंडली की। तो इस कंसेप्ट को माइंड में हम बिठाएंगे। अब सबसे पहले मैंने कहा कि लग्न स्ट्रोंग होनी चाहिए, अभी मैंने वर्ड बोला। तो वैदिक में लग्न स्ट्रोंग को देखने के तरीके अलग हैं, मगर केपी में किस तरीके से लग्न को देखना है कि स्ट्रोंग है या नहीं। लग्न भी स्ट्रोंग होनी चाहिए और लग्न लॉर्ड भी स्ट्रोंग होना चाहिए, दोनों ही स्ट्रोंग होने चाहिए। तो लग्न की स्ट्रेंथ केपी में कैसे देखते हैं? लग्न की स्ट्रेंथ को उसके सीएसएल की सहायता से चेक किया जाएगा। सीएसएल का मतलब क्या है? कई लोग बीच में ऑन ऑफ आते हैं, मैं इसलिए बार बार फिर से रिपीट करता हूं, जिन्हें आता है वो बोर भी होते होंगे, मगर कोई बात नहीं। कि सीएसएल का मतलब होता है आपका 12 भाव होते हैं, 12 भावों में आप जाओगे तो जो पहले भाव का जो सबलॉर्ड होगा उसको हम लग्न का सीएसएल बोलेंगे, कस्पल सबलॉर्ड। इसकी सहायता से हम चेक करेंगे कि आपकी लग्न में स्ट्रेंथ है या नहीं। यदि लग्न का सीएसएल कस्पल सबलॉर्ड दूसरे, तीसरे, चौथे, 9वें, 10वें, 11वें हाउसेस से संबंधित हो, मतलब उसके सीएसएल के अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, 9वां, 10वां, 11वां हाउस आ रहा है, परंतु 8th हाउस और बाधक ग्रह से संबंधित ना हो तो लग्न को बलवान माना जाता है। 8th हाउस एंड बाधक ग्रहों से संबंधित ना हो, मैं समझाता हूं इसे। देखिए 8th हाउस ने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 9वां, 10वां, 11वां। इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो जो 9वां हाउस और 11वां हाउस कभी कभी बाधक होता है। कब बाधक होता है? बाधक से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया था, आपको पता होगा, नहीं पता है वो याद रखें, मैं फिर से बता देता हूं। 3 तरह की आपकी राशियां होती हैं, चर होती हैं, स्थिर होती हैं, द्विस्वभाव होती हैं। चर राशि 1, 4, 7, 10 जिस नेटिव की हो उसके लिए
चर राशि वाले नेटिव के, लग्न वाले नेटिव के लिए 11th लॉर्ड बाधक हो जाता है। स्थिर राशि की नेटिव के लिए 9th लॉर्ड बाधक हो जाता है। स्थिर राशियां होती हैं 2, 5, 8, 11, उनके लिए आपका 9th लॉर्ड। तो यहां पर क्या होगा, लग्न स्ट्रांग होगी यदि लग्न का CSL के अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, 9वां, 10वां, 11वां भाव आ रहा है। अब यहां पे इसको ध्यान से समझे कि यदि उसकी चर लग्न है 1, 4, 7, 10, तो इनमें से 11वां हाउस हटा देना आप, क्योंकि ये बाधक हो गया इस केस में। तो जिसकी चर लग्न है उसके लिए उसके CSL में यदि दूसरा, तीसरा, चौथा, 9वां, 10वां भाव आ रहा है मगर 8वां और 11वां नहीं आ रहा है, तो उसकी लग्न को पावरफुल माना जाएगा। इसी तरीके से किसी की स्थिर लग्न है, मतलब 2, 5, 8, 11, उस केस में क्या होगा, स्थिर के केस में उसका जो फर्स्ट हाउस का या लग्न का कस्पल सबलॉर्ड है वो दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां और 11वां भाव बता रहा है, 9वां नहीं आना चाहिए और 8वां भी नहीं आना चाहिए, तो उसकी लग्न को पावरफुल माना जाएगा। देखिए यहां पर ये नेक्स्ट पॉइंट में मैंने मेंशन भी किया हुआ है, आकलन करते समय ये देख लेना चाहिए कि लग्न कौन सा है, क्योंकि चर लग्न 1, 4, 7, 10 के लिए 11वां भाव और स्थिर लग्न 2, 5, 8, 11 के लिए 9वां भाव बाधक होता है। अब यदि लग्न का कस्पल सबलॉर्ड 6, 8, 12 और बाधक ग्रहों के साथ संबंध बनाए, तो लग्न के कस्पल सबलॉर्ड का 6, 8वें, 12 इन्हें द्विस्थान बोलते हैं, और बाधक भावों के साथ संबंध बना रहा हो तो वो उस लग्न को कमजोर माना जाएगा। अब देखिए ऐसी एब्सोल्यूट ना ही तो पहली कंडीशन मिलने वाली है आपको, ना ही दूसरी मिलने वाली है, जनरली मिक्सचर मिलेगा। मतलब कुछ भाव तो आपके, कुछ हाउसेस तो इस पार्ट में से होंगे और कुछ यहां से होंगे, तब दोनों ही तरीके के हों तो उसको हम मध्यम बली मानते हैं, दोनों स्थिति आ रही हो। तो जनरली लग्न 90% लोगों की मध्यम बली होती है। ऐसे 2-3% लोग होते हैं जिनकी की बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, और ऐसे ही 2-3% ही लोग होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा वीक होती है। ज्यादातर लोगों की मध्यम बली होती है। तो हम सबसे पहले लग्न की स्ट्रेंथ को देखेंगे। तो मैंने आपको लग्न की इंपॉर्टेंस बताई थी इनिशियली कि आपकी लाइफ के अंदर क्या होना है, कैसा होना है, उसका सारा का सारा दारोमदार आपकी लग्न की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। लग्न की स्ट्रेंथ के मैंने क्राइटेरिया यहाँ पर बताए थे कि आप लग्न का कस्पल सबलॉर्ड लोगे, और लग्न का कस्पल सबलॉर्ड यदि आपका 2, 3, 4 और 9, 10, 11 हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो लग्न बली हो जाएगी। मगर आपको बाधक और 8th हाउस को देखना है, यदि 8th भी आ गया साथ में और बाधक भी आ गए तो वो लग्न पावरफुल नहीं मानी जाएगी, मध्य बली हो जाएगी। इसी तरीके से यदि लग्न का कस्पल लॉर्ड सीधा ही 6, 8, 12 से एसोसिएट हो रहा है तो वो लग्न को कमजोर कर देगा। तो ये हमने लग्न की यहाँ पर स्ट्रेंथ देखी। मैं क्वेश्चन थोड़ी देर बाद लूंगा, आप नोट करके रख लेना यदि आपको किसी भी तरीके का डाउट है। थोड़ा सा टॉपिक और कवर हो जाए, इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। अब आता है लग्नेश की स्थिति। केवल लग्न से काम नहीं चलेगा, लग्नेश को भी बली होना चाहिए। दो लग्न और लग्नेश दोनों बली हो गए तो उस पर्सन की लाइफ अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। यहां पर मैं आपको कॉम्बिनेशंस बता देता हूं, ये ध्यान रखना है। लग्नेश किस भाव में स्थित है इसके बेस पर उसको बली देखा जाएगा। अब भाव कौन कौन से हैं यहां पर, तो यहां पे दो पार्ट में आप इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लें। 2, 3, 4, 9, 10, 11 जिनकी मैं अभी बात कर रहा था वो तो एक ग्रुप है, और 5, 8, 12 दूसरा ग्रुप है। दो ग्रुपों में इसको डिवाइड कर लो। 2, 3, 4, 9, 10, 11 एक ग्रुप है, और 5, 8, 12 ये लर्न करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको किस तरीके से लर्न करना है। यहां पर मैंने 5 कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं। अब 5 अलग अलग याद करोगे तो डिफिकल्टी होगी, तो आप ऐसा मानकर चलें एक ग्रुप मैंने बनाया है 2, 3, 4, 9, 10, 11 बढ़िया वाला है, इसके अंदर लग्नेश होगा तो वो ठीक होगा। और 5, 8, 12 थोड़ा खराब वाला है। 5 5th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। तो 8 और 12 तो देखिए इसमें द्विस्थान आई गए, और 5वां भी यहां पर ले लिया गया है। तो देखिए लग्नेश की स्थिति कहां पर है, क्रम संख्या नंबर 1 पे मैंने लिखा हुआ है कि लग्नेश 2, 3, 4, 9, 10, 11 में उपस्थित है, और लग्नेश का जो नक्षत्र स्वामी की स्थिति है, मतलब नक्षत्र लॉर्ड लेना है आपको लग्नेश का, NL स्टार लॉर्ड भी बोलते हैं उसे, नक्षत्र लॉर्ड भी बोलते हैं। वो 2 या 10 या 11 का ऑक्यूपेंट हो या ऑनर हो, मतलब 2, 10, 11 में जाकर बैठ गया हो या उसकी राशि हो नक्षत्र लॉर्ड की 2, 10, 11 में, उस केस में आपका जो लग्नेश होगा वो अति बलशाली माना जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि आपका लग्नेश 2, 3, 4, 9, 10, 11 भाव में उपस्थित हो,
इनमें से किसी भाव में, और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो 2, 10 या 11 भाव का ऑक्यूपेंट हो, मतलब वहां पे बैठा हो या उन भावों का स्वामी हो, तो ये सबसे अच्छी स्थिति है लग्नेश की। दूसरी स्थिति कि आपका लग्नेश तो उन्हीं भावों में है, 2, 3, 4, 9, 10, 11 में, मगर लग्नेश का नक्षत्र लॉर्ड अब नेगेटिव हाउसेज में चला गया, जिन्हें मैं नेगेटिव बता रहा था, 5, 8, 12 में चला गया, या तो उनमें बैठा है या उन भावों का स्वामी है, लॉर्ड है, ऑनर है, या तो उन भावों में बैठा है या ऑनर है। तो देखिए ये स्थिति तो अच्छी है, मगर ये स्थिति खराब होगी, तो एक अच्छी और एक खराब, इसलिए अब लग्नेश मध्यम बलशाली हो जाएगा। अब तीसरी स्थिति देखते हैं हम। थर्ड स्थिति में लग्नेश इन भावों में से किसी भी भाव में नहीं है, तो नेगेटिव हो गया, 2, 3, 4, 9, 10, 11 भाव में नहीं है, और साथ साथ उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो भी नेगेटिव हाउसेज में चला गया, 5, 8 या 12 का, या तो वो ऑक्यूपेंट हो गया, मतलब वहां जाके बैठ गया, या उनका ऑनर हो गया। इस केस में हम लग्नेश को निर्बल बोलेंगे, वीक बोलेंगे, कमजोर हो गया लग्नेश। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो देखिए पहले 3 कॉम्बिनेशन मैंने बताया, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आपको लर्न ये रखना है, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन कोई रटन ही नहीं है, आपको ध्यान रखना है। 2, 3, 4, 9, 10, 11 ये बढ़िया वाले हाउसेज है, 5, 8, 12 यहाँ पे खराब वाले हाउसेज है लग्नेश की स्थिति में। यहाँ पे 2 चीजें देखते हैं, एक देखते हैं लग्नेश की स्थिति, एक देखते हैं उसके नक्षत्र लॉर्ड की स्थिति या उसकी ओनरशिप, दोनों ही देखेंगे हम। तो पहली स्थिति क्या है, यदि लग्नेश 2, 3, 4, 9, 10, 11 में है तो उसकी स्थिति अच्छी मानी जाएगी। इनमें से ही किसी हाउस में आप मान लो, जनरली वैसे 2, 10, 11 कॉम्बिनेशन है, उसका नक्षत्र लॉर्ड उनका लॉर्ड बन जाए या उनमें वहां पे जाकर बैठ जाए, प्लेस्ड हो जाए, तो इन दैट वन पर्टिकुलर केस आप लग्नेश को अति बलशाली कहेंगे। अब लग्नेश तो खुद तो अच्छी जगह पे है, 2, 3, 4, 9, 10, 11 में, मगर उसका नक्षत्र लॉर्ड या 5, 8, 12 में जाकर बैठ गया हो या उनका स्वामी हो जाए, तो एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव, तो उसको हम मध्यम बली कहेंगे, मीडियम स्ट्रेंथ। तीसरा, वो लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है का मतलब वो 2, 3, 4, 9, 10, 11 में नहीं बैठा है, और उसका नक्षत्र लॉर्ड भी खराब जगह पर जाकर बैठ गया, मतलब 5, 8, 12 में बैठ गया या उनका स्वामी हो गया, तो यहां पर लग्नेश निर्बल या वीक हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ कॉम्बिनेशन, लग्नेश 5, 8, 12 में चला गया तो लग्नेश भी खराब हो गया, मगर यहां पर जो लग्नेश का नक्षत्र लॉर्ड 2 या 10 या 11 का ऑक्यूपेंट है या उसका ऑनर है, अभी भी यहां पर हम इसको वीक मानकर चलेंगे, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे, मध्यम वाली भी नहीं मानकर चलेंगे, क्योंकि लग्नेश की स्थिति जब भी 5, 8, 12 में आ जाए, ये मान लीजिएगा 5, 8, 12 में लग्नेश की स्थिति है तो लग्नेश वीक होगा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो यदि 2, 10 या 11 में जा रहा है या उसका ऑनर हो गया तो वो वीक होगा केवल, मगर नक्षत्र लॉर्ड भी 5, 8, 12 में चला गया और उसी का ऑनर हो गया तो वो अति निर्बल हो जाएगा, वो आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा। आपकी कुंडली के अंदर कितने भी योग बन रहे हो, कितने भी प्रॉमिस बन रहे हो, आपके प्रॉमिस फुलफिल नहीं होंगे। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप एस्ट्रोलॉजी आप में से ज्यादातर लोग करते हो, जैसा मुझे आइडिया लगा है, आपने ये बहुत कॉमनली देखा होगा, बहुत कॉमनली देखा होगा। बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरी तो ये तो योग कारक की दशा भी आकर निकल गई और मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, ना तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिले और ना ही मेरे को कोई गेन हुआ, और ये तो योग कारक की मंगल की दशा थी, योग कारक शनि की दशा थी। अब आप और ये तो राजयोग भी बना रहा था, केंद्र त्रिकोण में भी बैठा था, फल कैसे मिलेंगे? क्योंकि फल हम क्या है कि हम वही गलती करते हैं, हम केवल वो योग कारक वर्ड पे टिक जाते हैं कि ये तो योग कारक है अब ये फल दे देगा। योग कारक 80% केसेस में कोई फल नहीं देता है, मैं आपको आज बता देता हूं। 80% केसेस में आपकी कुंडली की लग्न वीक होती है, लग्नेश वीक होता है, मतलब मीडियम स्ट्रेंथ का होता है, फिर जो योग कारक ग्रह है वो वीक हो जाता है ज्यादातर केसेस में। तो कोई न कोई पैरामीटर ऐसा होता है, उसका प्लेसमेंट खराब हो जाता है। इनमें से योग कारक ग्रह की आपकी दशा है, नो डाउट उसको अच्छे रिजल्ट देने चाहिए, मगर आपकी लग्न वीक है तो वो रिजल्ट दे ही नहीं सकता, उसके अंदर ताकत ही नहीं है। उसको सारी पावर दे दी आपने, मगर उसके अंदर ताकत ही नहीं है आपकी कुंडली के अंदर, तो आपको कोई फल मिलने वाले नहीं है। दूसरी बात,
यदि आपका योग कारक प्लेस्ड है यदि खराब जगह पर, तभी भी वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो अगर मैं उसको अभी एलोबरेट नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं अभी लग्नेश की स्थिति बताई मैंने और लग्न की स्थिति बताई। यदि आपका लग्न और लग्नेश यदि दोनों बली नहीं है, तो आपको सबसे पहले कुंडली में 9 अनवर्ड्स, मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, इन दोनों चीजों को देखना है जब भी आपको किसी की कुंडली को एनालाइज करना है। आज के बाद आप ये प्रैक्टिस जरूर डालिएगा, जिसे बोलते हैं ना चेक लिस्ट, आपके माइंड के अंदर बिठा लीजिए कि हम जल्दबाजी ना करें, भाव पर सीधा पहुंच जाएंगे। तो आपकी प्रेडिक्शन नहीं देने जैसी है, आप बगैर देखे ही बोल दो फिर तो उसकी कुंडली। कोई आदमी आपके आता है कि मेरी शादी कब होगी, अब कह दो हो जाएगी इस साल, वो ज्यादा करेक्ट प्रेडिक्शन होगी एज कंपेयर टू यदि हम लग्न देखे बगैर यदि कुछ भी कर रहे हैं। तो फर्स्टली वी हैव टू चेक द लग्न। लग्न चेक करने के लिए उसका हम लग्न का कस्पल सबलोड देखेंगे। यदि वो उसका लिंक 2 3 4 9 10 11 हाउसेस से आ रहा है, बाधक और 8वां भाव नहीं आ रहा है, तो लग्न को बली माना जाएगा। यदि उसके अंदर 6 8 12 भाव आ गए और बाधक भाव आ गया, तो लग्न को कमजोर माना जाएगा। दोनों तरीके के भाव हैं, तो लग्न को मध्यम बली माना जाएगा। फिर मैंने लग्नेश की स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पर बात की है। अब मैं 2 मिनट के लिए आपसे यदि किसी का कोई डाउट है तो मैं क्वेश्चन लूंगा। 1 मिनट रुक जाइए, इसको मैं प्रेजेंटेशन को छोटा कर देता हूं, तो हम इसमें आराम आराम से चलते रहेंगे। जी जी वर्मा सर। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी, एक तो ये बाधक आपने चर लग्न और स्थिर लग्न के लिए बताया, लेकिन जो डुअल साइंस है, ऐसे सर वो जो भाव है ना, उनमें डूल साइन का बाधक 7वां भाव नहीं आ रहा, इसलिए नहीं बताया मैंने। मतलब जहां पे लग्न अच्छी मानी जाती है, लग्न हाँ का कस्पल सबलोड के अंदर जो भाव आ रहा है ना 2 3 4 हाँ हाँ और 9 10 11 है, उसमें 7 नहीं आ रहा, तो उसको एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं। हाँ। दूसरा क्वेश्चन यही है कि बाकी सारे भाव तो आ रहे हैं, लेकिन 6 7 और 12 नहीं आ रहा है। तो लग्न अगर 6 7 या 12 में हो तब कैसे पढ़ेंगे? मीडियम मीडियम हम्म मिडिल, मतलब ना ही तो अच्छी होगी ना ही खराब होगी। मीडियम फिर मान के नहीं, चले। 6 में तो खराब ही होगी, 6 तो नेगेटिव ही है सर। बट उस स्लाइड में तो छठा घर नहीं आ नहीं, रहा। लिखा है मैंने नीचे 6 8 12 या बाधक का लिंक होता है। हाँ 6 था, हाँ 7 में 12 नहीं है। हाँ, 7 में न्यूट्रल है, नहीं उसमें 12 भी है सर, जो दूसरा वाला पार्ट मैंने बताया 6 8 12 या बाधक भाव आ जाता है, तभी भी वो हो जाती है वीक लग। 7th में आप उसको एज ए न्यूट्रल मान सकते हो, फर्स्ट में न्यूट्रल मान सकते हो, तो इन दोनों भावों में उसे न्यूट्रल मान सकते हैं। ठीक, थैंक यू। जी बिमला मैम। सर मेरे भी 1 2 क्वेश्चन है सर। एक तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि यदि हेल्थ देखेंगे तो 2 सेकंड तो मार्क बन जाएगा ना? अभी देखेंगे, अभी यहीं तक पूछो, केवल मैं हेल्थ इंडिविजुअल केसेस अभी डिस्कस करूंगा इसमें। सर फर्स्ट में जैसे आपने हेल्थ भी बताया ना? नहीं, हेल्थ मैंने अभी बताया नहीं है, अभी मैंने बताया लग्न कब स्ट्रांग होगी और कब वीक होगी, ये नहीं बताया कौन सी चीज कैसे देखेंगे। अच्छा सर 1 मिनट, यदि मान लो जैसे लग्नेश एक्सचेंज करके बैठा है, तो उसको फिर किस हाउस में मानेंगे जिससे आप एक्सचेंज किया है, या अपने ही हाउस में मानेंगे आप उसको? केपी में एक्सचेंज को मानते हो क्या? हाँ जी, मानते तो हैं एक्सचेंज को केपी में, केपी वो में हाउसेज ले लेते हैं ना। अब ऐसा है, ये सारा एक्सपेरिमेंटेशन है, तो अभी एक्सचेंज में आप ये मान के चलो कि अभी मैंने प्लेनेट की तो बात ही नहीं की है। आप जिस भाव में बैठा हुआ है लग्नेश, वही भाव मान के बैठो, एक्सचेंज नहीं कंसीडर करना। अच्छा अभी एक्सचेंज नहीं में कंसीडर करना, क्योंकि मैं अभी जो आपको पढ़ाऊंगा वो जो बेसिक कृष्ण मूर्ति में जो लिखा है वो पढ़ाऊंगा। बाद में जो हम लोगों ने क्रिएट किया है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा किसी में, क्योंकि हम लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या क्रिएट कर लिया, वो खेती कहाँ से कहाँ पहुंचा दी। पर ऐसा उसमें कहीं भी नहीं है कृष्ण मूर्ति में कि एक्सचेंज से आप देखेंगे। सर इसमें क्या है, सर इसमें क्या केपी में एक्सचेंज नहीं लेते, कस्पल इंटरलिंक में लेते। हाँ वो ठीक है, कस्पल इंटरलिंक सेपरेट, इंटरलिंक में लेते। ये इन्होंने जो प्रश्न किया केपी में आता ही नहीं हाँ एक्सचेंज। वो नहीं आता है एक्सचेंज, वही मैं कह रहा था मैंने कि आप लेते हो तो फिर मत लो। चलो और वो सर जैसे दशा आए तो वो दोनों हाउसेस के तो रिजल्ट देता है ना, ये जिससे मतलब एक्सचेंज करता है उसको। आप इसको वैदिक से वो कर रहे हो मिक्स, ये वैदिक का कंसेप्ट है। एक्सचेंज आता ही नहीं है साहब, हाँ, कहीं नहीं आता केपी में। वैदिक का कंसेप्ट है जी। ज्योति मैम। रंजना मैम।
सर मैं ये पूछ रही थी, कोई एक है ना प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बता देते कि भाई किस तरह से हमको चार्ट में देखना है। वो मैं बता दूंगा आपको, मैं हर एक केस में बताता हूँ, प्रैक्टिकल ये भी कि बता सर, दूंगा, पर और पहले सर थ्योरी चार्ट, में बीच में प्रैक्टिकल लेने लग गया ना तो फिर वो और एक भी। हाँ, केपी चार्ट कैसे बनाना है, अभी केपी बिल्कुल नया है तो आता नहीं है समझ में, तो वो बनाना मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, आपने शायद शुरू की सर, क्लासेस वो नहीं ज्वाइन की। मैंने क्लास ज्वाइन नहीं करी तो कोई उसका बात या नहीं, मैं आपको वीडियोस भेजूंगा, वो देखना अभी, नहीं तो फिर मेरा नेक्स्ट बैच शुरू होगा उसमें ज्वाइन करना, ठीक है क्योंकि वो तो सॉरी बहुत सर। बिगिनिंग में बता दिया था। संत कुमार जी, सर ये इसमें फिर 5 नंबर आता है तो वो फिर लगने के लिए वीक क्यों होता है? लगने इसके लिए वीक क्यों होता है, एक्चुअली क्या है, अभी इसका जो केपी में फ्रंट है, आप उसको ट्राइन मत कंसीडर करके चलो। अच्छा पांच जी। एक्चुअली फिफ्थ हाउस का मैं अभी बता दूंगा आपको, अभी की क्लास में, अभी आगे मैं बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक ठीक वो है। 7th से 11th है तो सामने हाँ वाले की इच्छा पूर्ति है। मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ा सा, सेवन्थ क्यों है, सेवन्थ को क्यों नहीं कंसीडर किया वो भी मैं बताऊंगा आपको। अपोजिशन है बेसिकली वो, सेवन्थ अपोजिशन है, और 7 से 11th है वो। तो मीनू मैम आप पूछिए। हेलो। जी जी पूछिए मैम। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं एक बार ये चाह रही थी, आप एक बार ये रिपीट कर दें। आपने ये बोला था 2 3 4 9 10 11 एक ग्रुप में है। आप अगर लग्नेश आता है और अगर लग्नेश का नक्षत्र लोड 2 10 11 में है तो अति बलशाली है। एक बार 5 10 12 वाला एक बार आप थोड़ा रिपीट कर देंगे। देखो अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखो लग्नेश में अगर 9 10 11 है तो इसका मतलब अभी पॉजिटिव होगा लग्नेश का प्लेसमेंट यहाँ पे, तो ठीक है। और 5 8 12 में चाहे लग्नेश है या उसका नक्षत्र लॉर्ड है, या नक्षत्र लॉर्ड उसका स्वामी हो जाए, 5 8 12 का लग्नेश का नक्षत्र लॉर्ड देखना है, तो वो आपका यदि 5 8 12 में चला गया तो वो नेगेटिव हो गया। तो यदि आपका लग्नेश 2 3 4 9 10 11 के अंदर है तो वो पॉजिटिव है, और उसका नक्षत्र लॉर्ड भी 2 10 11 में है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। तो ओवरऑल लग्नेश आपका अति बलशाली हो गया, वेरी स्ट्रॉन्ग। अब लग्नेश तो आपका 2 3 4 9 10 11 में है, मगर उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो 5 8 12 में जाकर बैठ गया, या 5 8 12 का वो ऑक्यूपाई, वो ऑनर हो गया, लॉर्ड हो गया। तो देखिए लग्नेश की स्थिति तो अच्छी है मगर नक्षत्र लॉर्ड नेगेटिव हो गया, इसलिए उसको हम मध्यम बली बोलेंगे, मीडियम स्ट्रेंथ बोलेंगे। अब लग्नेश भी आपका यदि इन हाउसेज में नहीं है, 2 3 4 9 10 11 है, मतलब लग्नेश भी बली नहीं है, और उसका नक्षत्र लॉर्ड भी यदि 5 8 12 में चला गया या उनका स्वामी बन गया, तो दोनों चीज़ें नेगेटिव होगी, तो अब लग्नेश वीक हो जाएगा। ये 3 कॉम्बिनेशन तो आप याद रख सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। जी और कोई, नितिन जी आप भी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ हाँ सर, वो खाली इतना नहीं नहीं, खाली इतना बता रहा हूँ कि भाई वो जो लगने से वो आपको राशि चार्ट से देखना है, केपी चार्ट से नहीं देखना है। मतलब नीचे भाव चलित में भी साइन बदल गया तो लगनेस तो हमेशा राशि चार्ट से ही देखना है। वो तो ऐसा है कि कोई भी प्लेसमेंट तो आपको भाव देखने के लिए हम उसको देखते हैं, भाव चलित कुंडली को, बाकी प्लेसमेंट एस्पेक्ट सब राशि कुंडली से ही देखना होता है। और जो आपने बताया ना सर कि वो जैसे लग्न और लग्नेश का मेन वैल्यू है कि हमारी जिंदगी की पिक्चर का हीरो ही वो है। हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर खाली लग्न और लग्नेश देखने के बाद ही बोल देते हैं कितनी भी बड़ी तकलीफ है तू निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, सही बात है, सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी पूछें। सर अगर लग्नेश जो है 8 या 12 भाव में किसी में भी हो और जिस भाव में बैठा है और जिसके नक्षत्र में बैठा है, वो नक्षत्र लोड अगर उसकी प्लेसमेंट सही हो तो उसको फिर क्या समझेंगे? केवल नक्षत्र लॉर्ड की प्लेसमेंट सही होने से भी लग्नेश वीक ही रहेगा, वीक ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। हो जाएगा। यस, ये कॉम्बिनेशन मैंने बताया है, देखो ठीक। ये यहाँ पे जो मैंने पिछला ये कॉम्बिनेशन मैंने लिए हुए हैं जितने भी पॉसिबल हैं। ये देखो लग्नेश की स्थिति खराब है 5 8 12 में, और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो 2 या 10 या 11 का ऑक्यूपेंट है, ओनर है, मतलब उसकी स्थिति बढ़िया है, तभी भी लग्नेश वीक होगा।
तो लग्नेश की स्थिति खुद की तो बेटर होनी चाहिए, उसके नक्षत्र लॉर्ड की भी बेटर होनी चाहिए, तभी वो अच्छी स्थिति में माना जाएगा। चलो अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। अब जब हम क्या करते हैं, दूसरा इसी का लग्न का ही है, आप किस भाव से कौन से रिजल्ट है इससे रिलेटेड हम जब ये पूरा टॉपिक खत्म होगा तब आप पूछ लेना। यहाँ पर मैं सभी कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा, तो अब इन्हें आपको नोट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, आयु निर्धारण करना जरूरी है। अब किसी भी नेटिव की आप कुंडली देख रहे हो तो उसकी एज डिसाइड करना जरूरी है। पुराने टाइम के जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, आजकल तो जनरली एज लंबी होती है लोगों की, पहले लोग कोई बीमारी हो जाती थी तो उसमें चल बसते थे, इसलिए वो सबसे पहले उसकी एज देखा करते थे। और आज के टाइम पर जो भी एज देखने के जितने भी क्राइटेरिया हैं वो सक्सेसफुल नहीं है, उनसे एज निकालने का कोई यूज़ नहीं है, वो सही नहीं निकलती। और पर भी हम ये देख सकते हैं कि इस पर्सन की हेल्थ खराब जरूर हो जाएगी उस एज में, क्योंकि आजकल बचा लेते हैं डॉक्टर्स। जिसके भी बाल अरिष्ट है, बचपन में डेथ के योग हैं, आजकल नहीं होती हो, आजकल वो बीमार रह जाता है, पुराने ज़माने में उसी बीमारी से डेथ हो जाएगी। तो देश काल पात्र के हिसाब से यहाँ पर आप ये मानकर चलें कि सबसे पहले हमें इन जनरल किसी भी नेटिव की लॉन्जिविटी या आयु का निर्धारण करना चाहिए, उसकी लाइफ के बारे में कुछ भी पता करने के लिए। जैसे एक पर्सन आपके पास आ गया, मेरी मैरिज कब होगी, उसकी एज है 28-29, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करते नहीं है बेसिकली, ये ना ही कोई करेगा, पर स्टिल जो एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट है वो बताना मेरी ड्यूटी है। हमें सबसे पहले उसकी एज डिसाइड करनी चाहिए कि ये कितने दिन जिएगा। पता लगा उसकी अल्पायु है, एक्चुअली आयु को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक 33 ईयर तक की एज को हम अल्पायु बोलते हैं, 33 से लेके 66 या कहीं कहीं पर 67 लिखा होता है उसे मध्यम आयु बोलते हैं, और 67 से ज़्यादा जो भी जीता है उसको हम पूर्ण आयु बोलते हैं। 100 से ऊपर भी जी जाते हैं उन्हें परम आयु बोलते हैं, मगर इन जनरल 3 तरीके की आयु कैटेगरी है। तो हम किसी भी नेटिव की लाइफ से रिलेटेड इवेंट की यदि बात करें, उसके प्रोफेशन की बात करें, उसकी मैरिज की बात करें, उसकी प्रोग्रेस की बात करें, तो ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है, जो पाराशर जी ने भी ये लिखा है कि हमें किसी की भी कुंडली को एनालिसिस करने से पहले उसकी उम्र का डिसीजन करना चाहिए। यदि उसकी उम्र ही अल्पायु आ रही है तो हम उसकी बाकी चीज़ों को देख रहे हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। उसकी कुंडली में कितनी अच्छे राजयोग हो, कितनी स्ट्रॉन्ग राजयोग बन रहे हों, और उसकी कितनी अच्छी दशाएं आने वाली हों, मगर उसकी उम्र कम है तो वो सारी चीज़ें आएंगी ही नहीं उसकी ज़िंदगी में, इसलिए उस कुंडली को, उन चीज़ों को एनालाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, लॉन्जिविटी के लिए फर्स्ट हाउस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो खुद होता है, नेटिव होता है, पर्सन होता है। 8th हाउस को हम आयु का भाव बोलते हैं, सब जानते हैं। और भावत भावम सिद्धांत से 3rd हाउस, 8वें से 8वां, 8वें से काउंट करोगे 8, तो वो तीसरा भाव होता है। किसी का माइक्रोफोन है, म्यूट कर लीजिए प्लीज, कॉन्टिन्यूसली आवाज आ रही है। यस, थैंक यू। तो 3rd हाउस भी इंपॉर्टेंट होता है एज में, और इसका जो कारक होता है, आयु कारक, उम्र का जो सिग्निफिकेटर है वो सैटर्न होता है, जिसको हम आयु कारक बोलते हैं। अब यहां पर क्या करना है, बाधक एवं मारक भाव का निर्धारण आपको करना पड़ेगा इंडिविजुअल की कुंडली के अंदर, जब भी उसकी आयु देखनी है, लॉन्जिविटी देखनी है। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी टॉपिक आप आएंगे हर भाव से रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा कि आयु को निर्धारित कैसे करते हैं। आयु को मैं अलग से भी एक क्लास लूंगा कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो बाधक एवं मारक भाव का हम निर्धारण करेंगे। मूवेबल साइन के लिए भी मैं बता चुका हूं, 1, 4, 7, 10 जिनकी लग्न है उनके लिए बाधक भाव 11 होता है, और पॉजिटिव इनके भाव हो जाएंगे 1, 3, 5, 9, 10। 1, 3, 5, 9, 10 ये पॉजिटिव भाव होंगे, जिसके लिए भी आपका मूवेबल साइन है। ऐसे ही फिक्स साइन जो होते हैं 2, 5, 8, 11 के लिए बाधक भाव 9th हाउस हो जाएगा, और पॉजिटिव हाउसेज हो जाएंगे 1, 3, 5, 10, 11। इसी तरीके से डुअल साइन है, वो आपके 3, 6, 9, 12 आपके हो जाते हैं। यहाँ पर डुअल साइन है, मतलब द्विस्वभाव राशि की लग्न जिसकी भी है, मतलब 3, 6, 9, 12। इसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति की लग्न मिथुन होगी, कन्या होगी, धनु होगी या मीन होगी, तो उसके लिए बाधक भाव 7वां भाव होता है, और पॉजिटिव हाउसेज हो जाते हैं 1, 3, 5, 9, 10, 11। इनमें जो पॉजिटिव हाउसेज में आप ध्यान से देखोगे तो जो मूवेबल साइन के लिए 11 नहीं लिया है मैंने, 1, 3, 5, 9, 10 लिया है, और जो फिक्स साइन के लिए देखिए यहाँ पर 9 हटा दिया है, बदले में 11 आ गया है,
और जब मैं डुअल साइन ले रहा हूँ द्विस्वभाव राशि तो 7 तो होता ही नहीं है, तो इसमें 10 11 दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 3 5 9 10 11 इन जनरल ऑड हाउसेज हैं आपके, 7th इंक्लूडेड नहीं है, ये ध्यान रखना है। 1 3 5 9 10 11 है, यहाँ पे 1 3 5 10 11 है, 1 3 5 9 11 है, ए से रिलेटेड हाउसेज हैं सभी साइन के लिए। क्यों नहीं लिया है देखिए 7th ऑड में, क्योंकि दूसरा और 7वां भाव सभी साइन के लिए मारक भाव होता है। तो जब हम आयु की बात कर रहे हैं तो दूसरा और 7वां भाव नेगेटिव होगा, और जो नेगेटिव भाव है वो है 6 8 12। तो इन्हें हमें माइंड में फिट कर लेना है, हमेशा ही पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर केपी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं अभी मैं, केपी एस्ट्रोलॉजी में मैं इसको एक दूसरा तरीके से बता देता हूं। आप ऐसा ध्यान रखेंगे 1 3 5 7 9 10 11 इनमें एक 10 हाउस केवल इवन आया, बाकी सब ऑड है, और इनमें से 7 को हटा दीजिए। 1 3 5 7 9 11 है, 10 को लगा दीजिए और 7 को हटा दीजिए, बस ऐसे ही याद रखने का तरीका है। अब यदि मूवेबल लग्न है तो उसमें आपका मूवेबल लग्न में 11 हट जाएगा साथ में, यदि वो फिक्स लग्न है तो फिक्स लग्न में 9वां भाव भी हट जाएगा, और यदि वो डुअल साइन है तो उसमें 7वां भाव तो वैसे ही नहीं आता, क्योंकि 7th हाउस एक्चुअली आपका मारक भाव भी होता है। तो यहां पर हमें क्या करना है, आपको बाधक एवं मारक भाव का निर्धारण करना है हर एक राशि के लिए, क्योंकि आपका मारक भाव ही डेथ देता है ऐसा हम मानकर चलते हैं, और बाधक भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सभी लग्नों के लिए हमें पता होना चाहिए कौन कौन से भाव बाधक भाव हैं और कौन कौन से भाव मारक भाव हैं। तो मारक भाव आपके फिक्स हो गए 2 7, सभी लग्नों के लिए 6 8 12 भाव आपके नेगेटिव भाव होंगे, और इसी तरीके से बाधक भाव मूवेबल साइन के लिए 11 होगा, फिक्स के लिए 9th हाउस होगा, और डुअल साइन के लिए 7th हाउस होगा। इन पे भी मैं बाद में बात कर लूंगा, अभी आप नोट कर लीजिए जो भी डाउट है, हो सकता है हो, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल है, अभी हम चलेंगे इसको। हम क्या है कि चार्ट से उतना नहीं समझा सकते, क्योंकि इसमें चार्ट से समझाने वाली ये चीजें हैं नहीं अभी। जब हम किसी की एक लॉन्जिविटी देखेंगे उसको मैं चार्ट से एक्सप्लेन करूंगा। आयु की 3 स्थिति होती हैं जो मैंने बताया था। एक होती है अल्प आयु 33 वर्ष से कम, एक होती है मध्यम आयु 33 से 66 वर्ष, और एक होती है लंबी आयु जिसको हम पूर्ण आयु बोलते हैं, इसको अल्पायु बोलते हैं, इसको मध्यम आयु बोलते हैं, इसको पूर्ण आयु बोलते हैं। नियम क्या है देखिए, अब नियम बता रहा हूं किस नेटिव की कौन सी आयु होगी। आप आयु निर्धारित करोगे कैसे, किसी भी नेटिव की कुंडली आ गई, केपी एस्ट्रोलॉजी में हम उसकी एज कैसे निकालते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पैम मेथड यूज करते हैं, पूर्ण आयु अल्पायु और मध्य आयु वाला पैम मेथड है, उससे हम निकालते हैं, जिसके अंदर हम होरा लग्न फाइंड आउट करके कैलकुलेट करते हैं। तो वो चलो कभी बाद में बात करेंगे। अब यहाँ केपी में हम क्या करते हैं, नियम 1, यदि 1 8 3 ये 3 भाव हैं आपके आयु से रिलेटेड जो मैंने अभी बताए थे, 1 8 3 ये आयु से रिलेटेड मेन हाउसेज हैं। जब आयु निर्धारण की बात कर रहे हो तो ये 3 मेन हाउसेज हैं, और इसका कारक शनि है। तो हमें कैसे देखना है, देखिए ये पीछे जो चीजें बताई वो सब आपको याद करनी है। नियम यह है कि यदि 1 8 3 के सब लॉर्ड, फर्स्ट का सब लॉर्ड, 8th हाउस का सब लॉर्ड और 3rd हाउस का सब लॉर्ड, 1 8 और 3 तीनों भावों के सब लॉर्ड, जिसे हम कस्पल सब लॉर्ड बोलते हैं, बाधक और मारक भाव को सिग्निफाई करते हैं, तो आयु अल्प होगी। तो तीनों भावों के सब लॉर्ड, पहला 8वां तीसरे के सब लॉर्ड, यदि बाधक और मारक भाव को सिग्निफाई करते हैं तो आयु अल्प होगी। अब बाधक भाव आपको मैं बता चुका हूं, जिसकी लग्न 1 4 7 10 है उसका बाधक भाव 11वां भाव होता है, और मारक फिक्स है सभी केसेस में, दूसरा और 7वां भाव मारक होता है। तो फर्स्ट हाउस 8th हाउस और 3rd हाउस के जो सब लॉर्ड हैं, जिन्हें इनका कस्पल सब लॉर्ड कहेंगे, वो यदि बाधक और मारक भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं तो उस पर्सन की आयु अल्पायु होगी। दूसरा, इसी कॉम्बिनेशन में वही 3 भाव लेने, 1 8 3 के सब लॉर्ड, जिसको हम फर्स्ट 8th एंड 3rd कस्पल सब लॉर्ड बोलेंगे, बाधक और मारक भावों के साथ साथ, मतलब बाधक भी आ रहे हैं मारक भी आ रहे हैं, आयु के लिए पॉजिटिव हाउसेस को सिग्निफाई कर रहे हैं, आयु के लिए पॉजिटिव हाउसेस को सिग्निफाई कर रहे हैं। अभी मैंने पॉजिटिव हाउसेस बताए थे 1 3 5 9 10 11, उनमें हो सकता है कभी 11 नहीं आएगा, कभी 9 नहीं आएगा, इन हाउसेस को भी सिग्निफाई कर रहे हैं। मतलब वो मारक और बाधक तो आ ही रहे हैं उनके अंदर, साथ में यदि ये पॉजिटिव हाउसेस भी आ जाए
तो उस पर्सन की आयु मध्य आयु होगी। ऐसे ही तीसरा कॉम्बिनेशन है, यदि 183 के सब लॉर्ड केवल पॉजिटिव हाउसेस को ही सिग्निफाई कर रहे हैं मगर उसमें कोई भी बाधक या मारक भाव नहीं आ रहा है, तो ऐसे पर्सन की आयु लंबी आयु होगी। फिर से बताता हूं, देखिए करना क्या है। अब यहां पर आपको फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड लेना है। अब आपको कस्पल सब लॉर्ड लेना सभी को आना चाहिए। 1 से 12 भावों की एक प्लेनेट कस्प सिग्निफिकेशन टेबल दी होती है, उसमें पहले भाव का आपने कस्पल सब लॉर्ड लिया, उसकी स्क्रिप्ट बनाई, उसके अंदर आपने देखा कि यदि मारक भाव आ रहे हैं 2 7, बाधक भी आ रहा है, उसका लग्न पे डिपेंड करेगा बाधक कौन सा भाव है, और मारक और बाधक ही आ रहे हैं केवल, तब आप कह दोगे कि इस पर्सन की आयु अल्प आयु होगी, 33 ईयर से कम होगी। अब हमने देखा कि 183 का केवल 1 का नहीं, तीनों का देखना है, तीनों में भाव आने चाहिए। अब 183 के अंदर आपने देखा कि मारक और बाधक भाव तो आ ही रहे हैं मगर साथ साथ में उनमें से पॉजिटिव भाव भी आ रहे हैं। इनमें से कोई भी पॉजिटिव भाव भी आ रहे हैं तब हम कहेंगे कि नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो ओवरऑल रिजल्ट अब यहां पर उसकी आयु को हम मध्य आयु बोल देंगे। यदि इनमें कस्पल सब लॉर्ड और फर्स्ट 8 एंड 3 के अंदर कोई भी आपका बाधक या मारक भाव नहीं आ रहा है, बाधक का मतलब वो बाधक जनरली 11th होगा, 9th होगा या 7th होगा, वो लग्न पर डिपेंड करता है। सभी को क्लियर होना चाहिए कौन से बाधक भाव होते हैं। तो मैंने इसका एक वीडियो भी अपलोड किया था बाधक का, आप देख सकते हो, इसी ग्रुप पे अवेलेबल है। तो आपका साथ साथ में यदि 2nd और 7th भी नहीं आ रहे हैं तो उस पर्सन की आयु पूर्ण आयु होगी, लंबी आयु होगी, ऐसा मानकर चलेंगे। तो ये 3 कॉम्बिनेशन है कि यदि 183 के सब लॉर्ड बाधक और मारक भाव को सिग्निफाई करते हैं। अब इसमें कोई किसी उस चीज की जरूरत नहीं है, आप कुंडली देखिए, कुंडली का कोई यूज ही नहीं है इसमें। आप फर्स्ट सब लॉर्ड ले लो, उसके अंदर बाधक और मारक भाव आ रहे हैं, 8th में भी आ रहे हैं और 3rd में भी आ रहे हैं, तो आप कह दीजिए अल्पायु होगी। अब उसमें 183 में है, आपके बाधक और मारक भावों के साथ कुछ पॉजिटिव हाउसेस भी आ रहे हैं, ज्यादातर केसेस में यही बनेगा, आपका पॉजिटिव हाउसेस भी जरूर होंगे, तो आप कह दोगे मध्य आयु होगी। और यदि केवल पॉजिटिव हाउसेस आ रहे हैं तो हम उसकी पूर्ण आयु वहां पर बता देंगे। स्वास्थ्य एवं बीमारी से रिलेटेड भी मैं बता रहा हूं, आपके डाउट्स हो तो नोट कर लेना, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। यदि प्रथम भाव का कस्पल सब लॉर्ड, ये कस्पल सब लॉर्ड की बात कर रहा हूं फर्स्ट हाउस के, निम्न भावों से संबंधित हो, 5 और 11 से तो जातक का स्वास्थ्य अच्छा होता है। 5th हाउस मैंने बताया था आपका रिकवरी का हाउस होता है, 6 से 12th है ये, 5 और 11 को, और 11th हाउस भी 12 से 12th है, तो ये दोनों तो वो हॉस्पिटलाइजेशन और उसको भी वो करता है, उससे 12वां भाव आ गया। यदि फर्स्ट हाउस के कस्पल सब लॉर्ड का संबंध 5वें और 11वें भाव से हो जाए तो जातक का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। यदि उसके अंदर 6 आ जाए, फर्स्ट हाउस के कस्पल सब लॉर्ड के अंदर 6 आ जाए, केवल 6 आ रहा है, तो छोटी मोटी बीमारी होगी जिनका सरलता से इलाज हो जाएगा। सबको होती रहती है बीमारी, तो 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। खांसी हो गई, जुकाम हो गया, वायरल फीवर हो गया, जैसे ही वेदर चेंज हुआ तो उसको थोड़ी बीमारी लग जाएंगी। 6 और 8 आ गया, मतलब 8th हाउस हो गया। 8th हाउस एक्चुअली क्रॉनिक डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, लंबी बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। तो 6 और 8 दोनों आ रहे हैं फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड पर, 6 और 8 दोनों आ रहे हैं, तो उसको लंबी बीमारी होगी। और यदि मंगल या केतु का भी प्रभाव हो जाए तो उसकी सर्जरी भी होगी। मंगल और केतु सर्जरी के कारक हैं। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का की स्क्रिप्ट के अंदर यदि 6 और 8th हाउस आ रहे हैं तो 6th हाउस डिजीज है, 8th हाउस आपकी क्रोनिक डिजीज है, तो लंबी बीमारी होगी। और यदि उसमें मंगल या केतु का भी प्रभाव हो जाए तो ये हम केवल स्क्रिप्ट लिखेंगे, आपको कुंडली में कोई चीज नहीं देखनी है, स्क्रिप्ट रेडीली अवेलेबल होती है। आपने फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड देखना है, उसका बनाना है आपको स्क्रिप्ट। यदि उसके अंदर 5 11 दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे इसकी हेल्थ अच्छी होगी, 6 आ रहा है तो कहोगे छोटी मोटी बीमारी चलती रहेगी, 6ठा और 8वां भाव आ रहा है तो उसको लंबी क्रोनिक डिजीज होगी। और साथ में यदि मंगल और केतु का कोई भी असर हो रहा है तो ये एक्चुअली सर्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल और केतु। 6 8 12 आ गया, तीनों ही आ रहे हैं फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड में, तो उसको लाइलाज बीमारी होगी, ऐसी डिजीज होगी जिसका कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं होगा। वो पर्सन लाइफ टाइम कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करवाता रहेगा बेचारा,
क्योंकि यदि बीमार है और कोई भी पर्सन जीवित है तो वो ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ लेता रहेगा, मगर उसका ट्रीटमेंट होगा नहीं। ऐसी बहुत सारी डिजीज होती हैं जो कि लाइफ टाइम चलती रहती हैं और हम उसका ट्रीटमेंट भी लेते रहते हैं, और वो ऐसी भी नहीं होती कि जानलेवा भी नहीं होती, मगर वो डिजीज कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो यदि 6, 8, 12 तीनों आ गए, अब 8 और 12 आया केवल 8th एंड 12th, और शनि और मंगल केतु इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी कहीं नजर आ रहा है, तो वो एक्सीडेंट का कारक है। यदि फर्स्ट कस्पल सबलोड का संबंध 8वें और 12वें भाव से हो जाए और साथ साथ में उसका शनि, मंगल और केतु से भी हो जाए किसी भी तरीके से, तो ऐसे पर्सन का एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं। इसी तरीके से एक कॉम्बिनेशन है इसमें 6 और 12, जैसे मैंने 6 और 8 बताया था। 6 और 8 लंबी बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, और 6 और 12 में पर्सन बीमार होकर हॉस्पिटल जाएगा, जहां तक को बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। अब इनमें आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, मैं सिंपल बता देता हूं। 6ठा भाव बीमारी का, 8वां भाव लंबी बीमारी का है, क्रॉनिक डिजीज, 12th हाउस हॉस्पिटल का है, 8th हाउस ट्रबल्स का भी है, 5वां भाव रिकवरी फ्रॉम डिजीज है और अच्छी हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, कोई डिजीज होने ही नहीं देगा। आपकी जो रेजिस्टिव पावर है बॉडी की उसको भी रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से 11वां भाव 12वें से 11वां है, तो वो भी आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह से। तो ये केवल 5 और 11 हैं, तो वो डिजीज के अपोजिट हाउसेज हो गए, नेगेट कर देंगे, डिजीज नहीं होने देंगे। तो ऐसे पर्सन की हेल्थ थ्रू आउट लाइफ अच्छी रहेगी। अकेला 6 आया तो बीमारी होगी, मगर कोई इतनी खास खराब वाली बीमारी नहीं होगी, छोटी मोटी होंगी। 6 और 8 आ गया तो 8वां भाव क्रॉनिक डिजीज दे जाएगा। 6, 8, 12 आ गए तो वो आपको सब कुछ कर देगा, डिजीज भी देगा, क्रॉनिक भी होगी, और लगातार हॉस्पिटलाइजेशन ऑन ऑफ लगा रहेगा, हॉस्पिटल जाएगा फिर आ जाएगा फिर जाएगा, और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं होगा। इसी तरीके से यदि 8 और 12 आ जाते हैं तो 8th और 12th बेसिकली इज नॉट ए डिजीज, क्योंकि डिजीज के लिए तो 6ठा भाव होना जरूरी है। तो 8 और 12 आ गए तो वो ट्रबल होगी, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से दुर्घटना होगी। मगर यहाँ पर आपका केवल हाउसेज से मतलब लगाइए, उसमें वो दुर्घटना वाले प्लेनेट जो आपके मेलिफिक हैं, शनि, मंगल, केतु, ये आपका एक्सीडेंट करा सकते हैं, इनका भी रोल होना चाहिए। और मंगल और केतु एक्चुअली सर्जरी भी करवा देते हैं। तो इस तरीके से, और 6 और 12 भाव आ गए तो बीमारी के साथ साथ आप हॉस्पिटल भी जाओगे, तो इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन आपको लर्न करने की नीड नहीं है। एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू असेंडेंट, यहां पर मैं कुछ एक पॉइंट्स बता रहा हूं अभी, तो चलो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी यहां तक यदि आप में से किसी को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट्स हो, तो आप पूछ सकते हो अभी। जी सर, वर्मा सर। सर संबंध का मतलब वही स्क्रिप्ट से है ना? जी 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 बिल्कुल, स्क्रिप्ट में ही आने चाहिए, संबंध वही है। ठीक है जी सर 8 भाव, जी राजपाल जी। सर 8 भाव और शनि मंगल के तीनों ही होने चाहिए, इनमें से कोई एक भी होगा तो भी हो जाएगा एक्सीडेंट? ऐसा है सर, एक्सीडेंट तो 8, 12 दोनों होंगे तो ही होगा। नहीं, शनि मंगल केतु जो है वो ग्रह इनमें से तीनों ही कोई होने भी- चाहिए। नहीं, कोई भी एक भी करवा देगा, मंगल भी करवा देगा, एक जितने ज्यादा है उतने ही प्रबल हो जाएंगे कॉम्बिनेशंस। एक्चुअली क्या है, इन ओके। सब में ज्योतिष में एक चीज का हम ध्यान रखें, जैसा बोला जाता है वैसा होता नहीं है, ठीक है? ओके सर। उसको थोड़ा अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना है। जैसे वहां पे लिखा जाता है कि ये आप बृहद पाराशर होरा साज में चले जाओ, वहां पे कॉम्बिनेशन लिखे होंगे कि वीनस के साथ केतु बैठा हो तो पत्नी की मृत्यु होती है, होती थोड़ी है कोई। उस टाइम पर क्या था कि जब ये शास्त्र लिखे गए थे तब ये माना जाता था कि कोई बीमार हो गया तो मरेगा, बचेगा तो है नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो कोई होता ही नहीं था। तो वो हर चीज के लिए क्या एक्सट्रीम लेवल की चीज लिख देते थे कि इसकी मृत्यु होगी, और या भूख से मरेगा। अब भूख से उस टाइम इसलिए मरा करते थे कि आपके पास यदि कोई काम दाम नहीं है तो आपको कहां से खाने को मिलेगा। आज के टाइम पे तो गवर्नमेंट ही अनाज दे देती है फ्री में, तो भूख से मरेगा कैसे? तो ये आपको अब आज के देश काल पात्र के हिसाब से सभी चीजों को मॉडिफाई करना है, एक्सट्रीम लेवल पे कभी नहीं लेना। अब जैसे हम कह रहे हैं 8, 12 आ गए, तो 8, 12 में मैंने कहा कि 8वां भाव 12वां भाव भी एक्सीडेंट देगा, और उसमें शनि, मंगल और केतु का असर है। अब देखिए, शनि भी असर डाल रहा है, मंगल भी असर डाल रहा है, और तो वो तो वैसे ही आपका वो कर देंगे। 8, 12 नहीं आ रहे तभी भी वो शनि और मंगल का यदि किसी भी भाव पर असर हो जाता है। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं बाकी सभी लोगों को।
किसी भी भाव से आप अपनी कुंडली उठा के देख लेना, किसी की भी कुंडली उठा के देख लेना, नवांश या लग्न कुंडली में जो भी भाव पर शनि और मंगल का कंबाइंड इन्फ्लुएंस हो जाए, उस भाव से रिलेटेड आदमी की जिंदगी के अंदर एक्सट्रीम लेवल की इंसिडेंट जरूर होगी। 90% कुंडलियों पर यह सटीक फॉर्मूला है। एक्सट्रीम लेवल की वो होगी आपकी कि सडनली आप जो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वैसी आपके साथ इंसिडेंट उस भाव से रिलेटेड होगी। जैसे चौथे भाव से रिलेटेड यदि आ गया शनि और मंगल का एक साथ असर, तो आपकी मदर के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा एकदम से जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। थर्ड हाउस के अंदर आ गया तो आपके ब्रदर के साथ हो जाएगा, और लिविंग सिग्निफिकेशंस को ये खराब करते हैं। चलो ज्योति मैम आप पूछिए। सर इसमें सुसाइड या मिस्टीरियस डेथ के लिए कुछ नहीं है? सुसाइड या मिस्टीरियस डेथ में और भी कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। उसमें एक्चुअली थर्ड भाव का कॉम्बिनेशन आता है सुसाइड के केस में। थर्ड और एट्थ हाउस का भी कॉम्बिनेशन आता है, क्योंकि सुसाइड बगैर थर्ड हाउस के नहीं कर सकता पर्सन। चंद्र पीड़ित होना चाहिए ऐसा कुछ? चंद्र भी पीड़ित होना चाहिए, पर ये वही फिर वैदिक के कॉम्बिनेशंस हैं एक्चुअली। ये वैदिक के हिसाब से हैं ये। जी बिमला मैम। सर यदि प्लेनेट 6-8 दे, फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड या 8th कस्पल लॉर्ड, और उसका नक्षत्र स्वामी 4-7, और यदि सब लॉर्ड 1-3 दे दे तो उसको क्या कहेंगे सर? क्योंकि हाउस तो खराब भी आ गए हैं। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड आपका 6-8 दे दे, 8th भी और फर्स्ट भी। 1-8 दे रहा है तो वो तो ट्रबल करके छोड़ देगा। नहीं, सब लॉर्ड 1-3 दे रहा है जैसे। सब लॉर्ड 1-3 दे रहा है ना, तो थर्ड हाउस तो आपको थोड़ा ट्रबल करके छोड़ेगा। थर्ड हाउस तो उतना कोई हेल्थ से रिलेटेड तो बहुत खराब मतलब वही है ना सर, मिथुन लगन है तो जैसे 7th भी आ गया, बाधक भी आ गया, 6-8 भी आ गया, तो प्रॉब्लम तो दिखती है। 6-8 आ गया तो प्रॉब्लम 1-3 आने से। और दूसरा सर मैं ये पूछ रही थी, मान लो वो अनटेनेंटेड है तो फिर हमें वो किन किन हाउसेस का कस्पल सब लॉर्ड है तो वो हेल्प करती है क्या आयु में? अनटेनेंटेड प्लैनेट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पर वो जो नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है वो तो फिर स्ट्रॉन्ग हो गया, नेगेटिव ही देगा। आप ये सर मान लो वो 1, 5, 3, 9 इनका सब लॉर्ड बन रहा है, कस्पल सब लॉर्ड इन हाउसेस का, तो वो हेल्प करेगा क्या आयु में या हेल्थ में? कुछ कर देगा, हेल्प करेगा। अब उसको हमको मिक्स करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि इसमें जैसे कहीं पे भी कॉम्बिनेशन तो आएंगे नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, ये तो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे 6, 8, 12 ही तो थोड़ी आएंगे, उनके साथ आपका हो सकता है 5th हाउस भी आ जाए, उनके साथ 11th हाउस भी आ जाए। तब आप उसको इंटरप्रेट क्या करोगे कि बीमार होगा मगर ठीक हो जाएगा? भाई आपको दोनों चीज़ों को मिक्स करना पड़ेगा। आप ना ही तो कहीं नेगेटिव हाउसेस मिलने वाले पूरे, पर हम तो एक्सट्रीम लेवल पे केस बता रहे हैं ना कि 5 और 11 आ गया तो उस बंदे की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, मगर 6, 8, 12 आ गए तो उसकी हेल्थ से रिलेटेड जिंदगी भर परेशानियां रहेंगी। अब उसकी कुंडली में स्क्रिप्ट में आपको 6, 8 और 5 मिल रहे हैं तीनों, तो अब 5th हाउस क्या करेगा? उसको रिकवर कराने में हेल्प करेगा। तो पर्सन को डिजीज होगी, लंबे समय तक होगी, मगर वो ठीक हो जाएगा। इस तरीके से हमें मिक्स करके इंटरप्रेट करना चाहिए। सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर, इसमें फिर ये युति वगैरह लेते हैं? जैसे मान लो 3.3 डिग्री के आसपास। आप मैडम दोनों को सेपरेट करो बिल्कुल। अब मिक्स है थोड़ा सा मुझे लग रहा है। आप है ना उसमें केपी में युति वगैरह का वो अलग, आपने जब स्क्रिप्ट बना ली पर ये चीजें मत देखो ना फिर। अब जब हम स्क्रिप्ट देख रहे हैं तो प्लेनेट को क्यों देख रहे हो? नहीं सर, इसी में जैसे फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड है, उसके युति है, मान लो उसके नक्षत्र की युति है किसी से बहुत पास है, बिल्कुल नहीं देखना, वो नहीं लेना ना, बिल्कुल नहीं देखना। अभी आप केवल हाउसेस पे वो उनकी कौन कौन भावों को सिग्निफाई कर रहे हैं वो देखो केवल। थैंक यू जी भार्गव सर। ये फर्स्ट का कस्पल सब लॉर्ड जो है उसका स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड उसका देखना है कि नहीं? तो वो अगर पॉजिटिव हाउसेस में सिग्निफाई कर रहा है तो ये वीक, फिर ये वीक हो जाएगा जो डैमेज हो।
हमने एक्सट्रीम केसेस डिस्कस किए हैं अभी कि 5-11 आ रहा है, 5-11 ही तो आएगा नहीं, साथ में आप देखोगे 6-8 भी हो सकता है, 6-8-12 भी हो सकता है, 8-12 भी हो सकता है। तो अब क्या होगा, 5-11 आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, एक्सीडेंट भी हो जाएगा मगर आप बच भी जाएंगे। तो दोनों चीज़ें ज़्यादातर केसेस में दोनों मिक्स हाउसेज होंगे, एक्सट्रीम बहुत कम लोगों की कुंडलियों में नजर आएंगे। तो जैसे कॉम्बिनेशन मैंने बताया है कि आपका 4-5 हमने एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन डिस्कस किए कि 5-11 आ रहे हैं तो हेल्थ बहुत अच्छी होगी, 6 आए तो उसको डिजीज़ होगी, और आपका 6 के साथ 8 भी आ गया तो उसको क्रोनिक डिजीज़ होगी, 6-8-12 होगा तो वो ज़िंदगी भर बीमार रहेगा, 8-12 हो गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। अब मगर यहाँ पे क्या है, 8-12 ही नहीं आएंगे, 8-12 के साथ 5 भी आ जाएगा, 11 भी आ जाएगा, तो वो क्या होगा, आपका एक्सीडेंट होगा मगर वो सर्वाइव कर जाएगा, बच जाएगा, एक्सीडेंट बहुत सीवियर नहीं होगा। इस तरीके से हमको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कंबाइन करके। थैंक यू जी सर, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर फोर्थ हाउस का आप कुछ नहीं बताया आपने, फोर्थ हाउस नहीं में भी नहीं है। क्या कह रहे हैं मैडम? सर फोर्थ हाउस पॉजिटिव भाव में भी नहीं है, नेगेटिव में भी नहीं है। न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है, ओके। क्योंकि पॉजिटिव सर एक एग्जांपल से भी समझा देना। नहीं, अब बोलो, मैं अभी बताता हूँ आपको, क्योंकि वो इनमें सभी चीज़ों का इसमें क्या है कि एग्जांपल तो मैं घर ले लूँगा, आपको एक मैं लॉन्जिविटी का केस डिस्कस कर लूँगा लेकर, पर उसमें बेसिकली हमें क्या करना है मैं फिर से बता देता हूँ, आप खुद भी कर सकते हो कि हमें सपोज देखना है आपको कि पर्सन की हेल्थ कैसी रहेगी। अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे ना, तो आप क्या करिए, सिंपली फर्स्ट हाउस की वो स्क्रिप्ट तैयार कर लो, आप उसका कस्पल सब लॉर्ड ले लो, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड ले लो, ये तीनों नोट कर लिया आपने। अब उसमें कौन कौन से हाउसेज अपीयर हो रहे हैं ये देख लो। आप जैसे हमेशा देखते हो प्रोमिस देखते हो ना, एग्जैक्टली प्रोमिस देखना है और क्या करना है, अब उनमें कौन कौन से हाउस अपीयर हो रहे हैं। यदि तीनों में नेगेटिव हाउस अपीयर हो रहे हैं, प्लीज किसी का माइक्रोफोन है ऑफ कर लें। हाँ, तो जैसे आपने फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड देखा, उसका नक्षत्र लॉर्ड देखा और उसका सब लॉर्ड देखा, उनके अंदर कौन कौन से हाउसेज आ रहे हैं, जैसे हम कई केसेस कर चुके हैं। शुरू की 8-10 क्लास में हम यही कर रहे थे बार बार, फिर मैं बता दूंगा, आज मैंने इसमें कोई तैयार नहीं किया था। तो आपने देख लिया कि उनके अंदर कौन कौन से हाउसेस हैं। सपोज उसके कस्पल सब लॉर्ड के अंदर 6 आ गया, 5 भी आ गया, उसके नक्षत्र लॉर्ड के अंदर 8 और 12 आ गया, साथ में 11 भी आ गया, और उसके सब लॉर्ड के अंदर आपका इनमें से कोई भी हाउस नहीं आ रहा, कोई दूसरे ही हाउस आ रहे हैं। तब अब आप इंटरप्रेट क्या करोगे, ओवरऑल देखोगे कि आपका जो कस्पल सब लॉर्ड है 6 भी दे रहा है, 5 भी दे रहा है, तो डिजीज दे रहा है, साथ साथ में क्या कर रहा है, डिजीज को नेगेट भी कर रहा है वो। ऐसे ही मैंने देखा कि उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो 8-12 भी दे रहा है और साथ में 11 भी दे रहा है। तो 11 क्या करेगा, 8-12 देने की वजह से आपको एक पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई 8-12 आ रहा है तो सम मिस हैपनिंग कैन हैपन, कुछ गलत हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। मगर 11वां भाव क्या करेगा, उसको माइल्ड वे में कर करा के छोड़ देगा। जैसे चलते हुए आप कहीं फिसल गए, थोड़ा बहुत स्क्रैच पड़ गई, ये इस तरीके का हो गया, आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि 12 को नेगेट कर दिया ना, उसमें हॉस्पिटल आपको जाना नहीं पड़ेगा। बस इसी तरीके से हमें उसे इंटरप्रेट करना है किसी भी भाव को। क्लियर है मैम? एग्जाम्पल भी मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं एग्जाम्पल ले। जो मैं अभी बता रही थी ना सर, उसमें ना ज्यादा शुक्र और सूर्य ही आ रहे हैं, तो उसमें बस 2 ही ऐसे 6, 8, 4, 7, 1, 3 ऐसे करके शुक्र ही है 2 का, तो कस्पल सब लॉर्ड 1 का सूर्य है, वो इंटरचेंज है उनका, नक्षत्र एक्चुअल में सूर्य और शुक्र का जी एक दूसरे के नक्षत्र में है ये जी। वे मेरे बेटे की कुंडली है, उसमें मैं देख रही थी। एक तो मैडम एक आपको सब लोगों को बता देता हूँ एक चीज, अपने घर वालों की कुंडलियां बिल्कुल मत देखो, कोई यूज नहीं है उसका। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, 3 चीजों का ध्यान रखना आप एस्ट्रोलॉजी यदि सीख रहे हैं तो। आप अपने जो आपके घर में जो भी मेंबर हैं, बेटे बेटी, हस्बैंड वाइफ, उनकी कुंडली को बिल्कुल भी टच मत करिए। आपको रीजन मैं बता देता हूं, हम क्या होता है, हमें उनके बारे में सब पता होता है, हम बायस्ड हो जाते हैं, हम इंडिपेंडेंटली उनकी कुंडली को नहीं देख सकते। फिर क्या होगा, उनके पॉजिटिव पॉइंट तो आपको एक भी नजर नहीं आएंगे, हमें नेगेटिव पॉइंट नजर आएंगे।
नेगेटिव पॉइंट नजर आएंगे, पॉजिटिव। कोई भी कुंडली दुनिया में ऐसी नहीं होती जिसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव पॉइंट हो, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। मैं आपको बड़े काम की बात बता रहा हूँ। आपको पता है मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ और मैंने आज तक अपनी कुंडली बनाई नहीं है। मुझे पता ही नहीं है मेरी कुंडली क्या है, क्या लगना है, ये भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। अपने बच्चों की कुंडली को कभी नहीं हाथ लगाता, घर में किसी की कोई नहीं हाथ। आप सिंपली उसके नेगेटिव पॉइंट को ढूंढ रहे हो कुंडली देखने का मतलब। आपको एक भी पॉजिटिव पॉइंट नजर नहीं आएगा उसकी कुंडली में, और आप जो भी चीज होगी उस एक अंदर बगैर मतलब के डर से हमेशा डरे रहोगे। इसलिए अपने बच्चों की कुंडली पर ज्यादा फोकस मत करिए। आप क्यों देख रहे हो? यदि जिस भी मैटर से रिलेटेड है, आप किसी अपने साथ वाले पर्सन को उसको दिखाइए, वो उसको ज्यादा इंडिपेंडेंटली देख पाएगा बगैर वो हुए। नहीं तो हम क्या हुए, बायस्ड हो जाएंगे। हमें तो पता ही है उसके बारे में सारा कुछ पता है, तो आप कैसे कुंडली को देखोगे? नहीं देख सकते। इसलिए इस चीज से थोड़ा सा बचें, और हर चीज के लिए ना देखें। आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे किसी एक मैटर से रिलेटेड भी देख भी रहे हो, प्रोफेशन से रिलेटेड आ रही है, तो वहीं पे आप सीमित रहो। बाकी सारी कुंडली को आप देखोगे तो आप परेशान होगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कोई स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो आप स्ट्रेस में आ जाते देखते क्यों मैडम? मैं तो सभी को ये कहता हूँ कि ये दूसरों के लिए सलाह देने के लिए है, अपने ऊपर इसे बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि आप बायस्ड हैं। यदि खुद की कुंडली देख रहे हैं तो आपको सब पता है अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, फिर क्या देखोगे आप कुंडली? कुंडली उसकी देखी जाती है जिसके बारे में आपको मोटा मोटा आइडिया हो, तब आप उसके बारे में बगैर फ्री माइंड से सोच सकते हो कि इसका ये ग्रह बैठा है, ये इसको ये फल देगा। आपको तो पहले से पता है, एजुकेशन आपको मालूम है, आपका बच्चा ये पढ़ा हुआ है, तो आप कैसे उसको अलग देख लोगे? प्रोफेशन आपको पता है ये कर रहा है, तो आप अलग जा ही नहीं सकते उसको। इसलिए उस चक्कर में आप बिल्कुल ना दो जी। और किसी का क्वेश्चन है कोई? नो सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये थोड़ा प्रैक्टिकल लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सर इसमें आपने जो 511 लिखा है ना सर, वहाँ 119 भी ऐड कर देना, क्योंकि 15911 चारों हेल्थ के हाउस है। हाँ ठीक है, आगे के कॉम्बिनेशन में मैं बता दूंगा आपको। अभी मैंने और सर वो बोल रहे थे ना कि वो सुसाइड का, तो उसमें सुसाइड में 1 2 7 9 और 12 आता है, और उसमें मंगल का प्रभाव आता है, खुद के मारने के लिए जिगरा चाहिए। वीनस नहीं, मून नहीं आता सब उसमें मून नहीं आता, उसमें मंगल आता है। मैडम क्या है, वो वैदिक के बेस पे बता रही है, वैदिक में मून माना जाता है। पर सर इसमें मार्स का इन्फ्लुएंस होता है। तो मैंने कहा था ना कि आप इसको दोनों को मिक्स ना करें, क्योंकि वैदिक में मून माना जाता है, थर्ड हाउस मेन माना जाता है, साहस होना चाहिए, फिर मून आपका पीड़ित होना चाहिए, तभी उस डायरेक्शन में जाएंगे। 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। केपी के अंदर उसमें मून का कोई रोल नहीं है, वो आपका ठीक है। अपनी 1 2 7 8 4 ही हाउस आते हैं उसमें। दोनों मारक भाव ले लिए और 8वां भाव ले लिया आपने। तो थैंक यू सर, नमस्कार सर अपने आप को मारा इसलिए फर्स्ट हाउस आ गया अपने हाथों से। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू।